नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोरोना के कहर के बीच आज से आपको बता दें कि प्रिकॉशन डोज लगेगी। टीके की एहतियाती खुराक देने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को बूस्टर डोज लगेगी। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी एहतियाती खुराक यानी कि बूस्टर डोज लगेगी। बूस्टर डोज के पात्र लोगों को भेजे गए हैं रिमाइंडर मैसेज। तो बूस्टर डोज आज लगेगी फ्रंटलाइन वर्कर्स को। चुनाव के समय जो सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे पोलिंग बूथ से लेकर सिक्योरिटी देखने के लिए, उनको भी आज बूस्टर डोज लगेगी। उनको रिमाइंडर भेज दिया गया है। टीके की एहतियाती खुराक देने के लिए तैयारियां पूरी हैं और ऐसे में आपको बता दें कि हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर कर्मियों को बूस्टर डोज लगेगी। जो तैनात रहेंगे कर्मी, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी एहतियाती खुराक लगेगी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 7,695 नए केस आए हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 25,974 हो गए हैं। 24 घंटे में कोविड से 253 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी में 24 घंटे में 2,22,974 कोरोना टेस्ट हुए हैं। लेकिन चिंताजनक बात तो यह है कि 3,000 केसेस पहले आ रहे थे, 2,000 केसेस पहले आ रहे थे, लेकिन अब ये सीधे बढ़कर 7 से 8,000 केस हो गए हैं एक दिन में, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। बावजूद पाबंदियों के, पाबंदी है, नाइट कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस आ रहे हैं। अगर बात स्विमिंग पूल की करें, जिम की करें, स्पा की करें, तो जिम तो बंद है 16 जनवरी तक, लेकिन स्पा और जो सिनेमा हॉल है, ये सारी चीज़ें 50% क्षमता के साथ चल रही हैं। यानी कि पाबंदी पूरी है, लेकिन बावजूद इसके केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। उत्तराखंड में भी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोविड के 1,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए। लगभग 1,413 मामले सामने आए हैं। देहरादून में 24 घंटे में कोरोना के 505 मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 299, नैनीताल में 139 नए कोविड केस मिले हैं। पौड़ी गढ़वाल में 149, अल्मोड़ा में 21 नए कोविड केस मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 4,118 हो गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की संक्रमण दर 7.79% है। तो लगातार उत्तराखंड में केसेस आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 4,118 हो गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की संक्रमण दर 7.79% है। तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 1,413 मामले सामने आए हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाहरी लोगों का आना ज्यादा देखा गया है, इसलिए त्योहारों के सीजन में उत्तराखंड में भीड़ की वजह से केसेस बढ़ने लगे। बात दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 22,000 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोविड की संक्रमण दर बढ़कर 23 हो गई है। इससे पहले 20% थी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 10,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोविड के 60,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस अभी हैं। हालांकि आपको बता दें, जो संक्रमण दर है वो कल तक 20% तक थी, जो कि आज 23% हो गई है। इसके अलावा बात करें अगर केसेस की, तो जो 15,000 केसेस निकल कर आ रहे थे हर दिन, आज 20,000 केसेस निकल कर सामने आए हैं। तो दिल्ली में कोविड के ज्यादा एक्टिव केस हैं, 60,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू राजधानी में लगा दिया गया है। सैटरडे और संडे का
और इसके साथ ही पाबंदियों की बात करें तो ऑड इवन के जरिए ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सारी चीजें चलेंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जिनको बंद कर दिया गया है सिर्फ कोविड की वजह से। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर आज फिर सुनवाई होगी कोर्ट में। सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमना की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को आदेश दिया था, रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। लॉयर्स वॉइस संगठन ने कोर्ट में दायर की थी याचिका। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा हुआ था रद्द। पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका था, जिसके बाद बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है प्रधानमंत्री के सुरक्षा में, जिसको लेकर लगातार हर कोई गंभीर नजर आया। कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक उनसे जब मुलाकात की पीएम मोदी ने, तो सीधे राष्ट्रपति ने यही कहा कि इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में तमाम सवाल खड़े करती है और ऐसे में इसको लेकर जांच होनी चाहिए। जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने एक समिति बनाई 3 सदस्यों की, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे हैं। ये तीनों ही जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी भी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर आगे सुनवाई होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सियासत अपने चरम पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके पहले कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों से कहा था कि वे पीएम के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए उनके द्वारा गठित समितियों को सोमवार तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दे। तो वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ताजा बयान से बीजेपी हमलावर है। चन्नी ने तंज कसा था कि पीएम को उनकी सुरक्षा का खतरा था और वो महामृत्युंजय का पाठ करा देते अगर पता होता तो। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि आखिर उनकी सुरक्षा को खतरा था क्या। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने कहा कि मैं कहते कहते भी थक गया हूं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था। प्रधानमंत्री जी, मैं महामृत्युंजय का पाठ करा देता हूँ, कहाँ थ्रेट था? आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या खतरा हो सकता है उनको? वो वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी जिंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। वहीं इसके पहले भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट के जरिए इस मामले को और हवा दी थी, जब चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन ट्वीट कर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसा। सीएम चन्नी ने ट्वीट में सरदार पटेल को कोट करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश की बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आरोप लगा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की जान के खतरे की नौटंकी का उद्देश्य राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराने का है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, देश के पीएम की सुरक्षा में चूक राष्ट्र के खिलाफ साजिश है। परंतु चन्नी सरकार ने पहले तो 18 घंटे तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर हुआ तो अज्ञात कैसे? जिसके साथ पुलिस चाय पी रही थी वही लोग अज्ञात हो गए। क्या पीएम की सुरक्षा में चूक की कीमत केवल 200 रुपए का जुर्माना है? वहीं संबित पात्रा ने चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को पीएम सुरक्षा मामले में ब्रीफ करने पर ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, एक सिटिंग सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों सुरक्षा के मामले पर ब्रीफ किया? प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पोस्ट पर हैं?
चन्नी साहब को कहना चाहिए काम हो गया सी, आपने जो बोला था वो हो गया। आपको बता दें, चुनावी राज्य पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जहां से उन्हें गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए। वह न तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और न ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। फिलहाल जांच के बाद पूरे मामले का सच सामने आएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले की अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों से कहा था कि पीएम की सुरक्षा के उल्लंघन की जांच के लिए उनके द्वारा गठित समितियों को सोमवार तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में कोरोना का क्या हाल है, कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं, कितने लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, इस पर खास एक रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। संवैधानिक बाध्यताओं की वजह से पेंडेमिक के बीच चुनाव आयोग को 5 राज्यों में प्रस्तावित चुनाव कराने का फैसला करना पड़ा है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम शर्तों के साथ चुनाव के लिए कमर कस ली है। पहले नजर डालते हैं जिन 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने हैं, वहां कोरोना मीटर क्या है, अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश 17,23,000 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब 6,13,000, उत्तराखंड 3,47,000 मामले सामने आ चुके हैं। गोवा 1,86,000 मामले सामने आ चुके हैं। मणिपुर 1,26,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब नजर डालते हैं चुनावी राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में कोरोना की वजह से कितनी मौतें हो चुकी हैं। यूपी में 23,000, पंजाब में 16,000, उत्तराखंड में 7,000 मौतें हो चुकी हैं। वहीं गोवा में 3,500 और मणिपुर में 3,000 मौतें हो चुकी हैं। सीरियस को रखा गया है कि वी विल मॉनिटर ऑन 15th बिकॉज सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक. Nobody can tell me that how many numbers will be there on 15th January. Nobody can tell me how many numbers will be in February. So we are monitoring it and we will suitably issuing the directions according to that. ऐसे समय चुनौती है कि कैसे चुनाव को संपन्न कराया जाए, क्योंकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण मार्च तक अपने पीक पर होगा। वहीं मार्च के बाद ही इसमें गिरावट आएगी। फिलहाल आइए जानते हैं कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की खास तैयारी क्या है। कोरोना के बीच चुनाव, ईसी की खास तैयारी। वोट डालने के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया। पोलिंग अधिकारियों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। कोरोना के चलते बूथों पर होंगे विशेष इंतजाम। हर बूथ पर 1,250 मतदाता वोट डाल सकेंगे। हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर की सुविधा दी जाएगी। हर बूथ को कोविड नियमों के साथ सैनिटाइज किया जाएगा। कोविड मरीज या कोविड संदिग्ध बैलेट पेपर से वोट डाल सकेंगे। 15 जनवरी तक जनसभा, बाइक, साइकिल रैली पर रोक लगी। 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। The political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. And keeping it in mind, the expenditure limit of the candidates have already been increased from 28 to 40 lakh. The Commission has decided that no road show, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली। वहीं यूपी में जब कोरोना पीक पर होगा तब पश्चिमी यूपी का मतदाता वोट डालने निकलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। वेस्ट यूपी के मतदाता पहले चरण 10 फरवरी और दूसरे चरण 14 फरवरी को वोट डालेंगे। जाहिर है ऐसे में चुनौती काफी बड़ी होगी। उत्तराखंड चुनाव के लिए तिथियों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से पहले कोरोना के तेजी के साथ बढ़ते हुए मामले
उस पर से ओमिक्रॉन के जो मामले आ रहे हैं उसके बाद अब चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं कि आखिर चुनाव सकुशल संपन्न हो पाएगा या नहीं। जिस तरीके से पहाड़ी इलाके में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर किस तरीके से आगे की चुनाव की प्रक्रिया चल पाएगी और कैसे यहाँ पहाड़ी इलाकों में चुनाव के समय जो मतदान कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको सुरक्षित उन स्थानों तक पहुंचाया जाएगा और सुरक्षित मतदान को संपन्न कराया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है उसके लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ निष्पक्ष मतदान कराना और दूसरी तरफ इस मतदान को कोरोना के साए से दूर रखना। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आगे उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि आखिर कैसे जो एहतियात के तौर पर पाबंदियां हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि कोरोना की वजह से इस बार का चुनाव और चुनावों से बिल्कुल अलग है। जहां 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने जनसभा, बाइक, साइकिल रैलियों पर रोक लगा दी है, तो वहीं रोड शो पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें नेता अपने अपने दल की जीत के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 का सेहरा किसके माथे सजेगा, अब इसका उत्तर जानने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावों की मुनादी सी बज गई। 10 मार्च को मतगणना के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 403 सीटों के लिए 7 चरणों में होने जा रहे चुनाव के लिए सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। सीएम योगी ने कहा, जनता को बीजेपी पर पूरा विश्वास है, इसलिए सूबे में फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में कहा, पार्टी इस बार फिर 325 से अधिक सीटें जीतेगी। वहीं ब्राह्मणों के मतों पर कहा कि ब्राह्मण शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की क्या तैयारियां हैं बेसिकली, और जो लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो इस तरह से चुनाव आयोग ने सब कुछ कहा है उसमें वर्चुअली रूप से जो छोटे दल हैं उनको दिक्कत होने वाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के हर निर्देश का अनुपालन करने के लिए तैयार है। प्रदेश के इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने लगातार सतत संपर्क सभी लोगों से बनाए रखा है और विपक्षी दलों के सपनों को इस प्रकार धूलविसरित उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। सर, ब्राह्मणों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, काम कर रही है। आपकी क्या रणनीति ब्राह्मणों को लेकर? देखिए, ब्राह्मण समाज प्रारंभ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारत संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को केवल भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत कर रही है, उसे आगे बढ़ा रही है और मूल कारण ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सर, अभी कुछ देर पहले ऐसी खबरें हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष भाजपा के हैं उनसे मुलाकात की है, तो अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वीकार कर? इस प्रकार की बातों का फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक कुछ हो नहीं जाए तब तक कहना बेकार है। पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 10 मार्च को सपा सरकार के आने की उम्मीद जताई है। वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनके शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी।
पिछले चुनाव में मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनावी नतीजों को लेकर अपने दावे हैं। मायावती ने कहा उनकी पार्टी गरीबों मजदूरों का ध्यान रखती है, वहीं अपराधियों को छोड़ती नहीं। सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी रेस में नंबर 1 पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ऐसा मुझे यहाँ अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा भरोसा भी है। यूपी का 2007 से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक पार्टी जो सत्ता में आती है वो फिर दोबारा नहीं आती। 2007 में मायावती ने 206 सीटों के साथ जीत का परचम फहराया था। वहीं 2012 में 224 सीटों के साथ अखिलेश यादव ने स्पष्ट बहुमत पाया था। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत का झंडा बुलंद किया था और योगी आदित्यनाथ को सीएम की कमान मिली थी। बहरहाल 2022 का चुनाव बेहद निर्णायक है। कोरोना के बीच हो रहे चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सूबे में कमल खिला पाती है या 2007 का ही ट्रेंड फिर जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव का ऐलान हो चुका है। जी हां, अब माना जाए तो शंखनाद हो चुका है, अब तैयारी रण की है। अब देखना होगा कि तमाम राजनीतिक दल किस वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, वहीं समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री और लैपटॉप का वादा करती नजर आ रही है। पर आपका कहना है कि 300 बिजली को माफ करने का फॉर्मूला सिर्फ आपके पास है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि हम सुशासन लाएंगे और भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो कांग्रेस का दावा है कि 40% महिलाओं को आरक्षण की बात न केवल वोट में बल्कि और आने वाले दिनों में जो काम होगा उसमें भी 40% आरक्षण दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से, किस वादों पे जनता उन पे मुहर लगाती है और किसके वादों पे अपना विश्वास जगाती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 1 इंडिया पर शीट शेयरिंग फॉर्मूला एक्सक्लूसिव। आज आरएलडी कर सकती है गठबंधन की सीटों की घोषणा। अखिलेश और जयंत के बीच 38 सीटों पर बात बनी है। मुजफ्फरनगर में चरथावल छोड़कर आरएलडी की सभी सीटें हैं। मीरापुर पर आरएलडी के चिन्ह पर सपा प्रत्याशी लड़ेंगे। मेरठ में सिवाल, खास और कैंट सीट आरएलडी को मिली है। बागपत की 3 और बिजनौर में रालोद को 2 सीटें, बिजनौर की सदर और नूरपुर सीट भी आरएलडी के पास है। बुलंदशहर में भी 4 सीटों पर आरएलडी के कैंडिडेट लड़ेंगे। शिकारपुर, अनूप शहर से सियाना सीट आरएलडी को मिली है। बुलंदशहर की सदर सीट से भी आरएलडी के प्रत्याशी ही लड़ेंगे। मथुरा में भी 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। मुरादाबाद की 3 सीटों पर फाइनल डिस्कशन जारी है। मुरादाबाद की नौगांव सीट पर नहीं हुआ है कोई फैसला। हापुड़ की गढ़ सीट के लिए कैंडिडेट पर चर्चा जारी है। बिजनौर की चांदपुर सीट पर बात अभी फाइनल नहीं हुई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो सवाल लोगों के मन में था कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिले हैं तो कितनी सीटों पर बात बनी है, तो ये एक्सक्लूसिव सीट शेयरिंग न्यूज 1 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है एक्सक्लूसिवली आपके लिए। आज आरएलडी कर सकती है गठबंधन की सीटों की घोषणा। अखिलेश और जयंत के बीच 38 सीटों पर बात बनी है। मुजफ्फरनगर में चरथावल छोड़कर आरएलडी की सभी सीटें हैं।
इसके अलावा मीरापुर में आरएलडी के चिन्ह पर सपा के प्रत्याशी लड़ेंगे। मेरठ में सिवाल खास और कैंट सीट आरएलडी को मिली है। तो बैक टू बैक आपको बता दें कि लगभग 38 सीट ऐसी हैं जिन पर बात बनी है। हालांकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान अभी आज किया जाएगा, कुछ समय बाद किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला एक्सक्लूसिव आपको हम बता रहे हैं। आरएलडी आज गठबंधन की सीटों की घोषणा कर सकती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि हालांकि हाथ तो मिला लिया गया है, लेकिन क्या सीटों को लेकर बातचीत हो गई है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। मीरापुर पर आरएलडी के चिन्ह पर सपा प्रत्याशी लड़ेंगे, चिन्ह अलग लेकिन प्रत्याशी अलग। और ऐसे में एक्सक्लूसिवली जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। रामपुर से खबर, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। आजम खां और बेटे अब्दुल्ला खां पर आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज होनी है मामले की सुनवाई। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो रामपुर से यह खबर, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था। एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले की सुनवाई आज एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। हालांकि आपको बता दें कि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं आजम खां की। खबर गोरखपुर से, जहां कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मामले से जुड़ी जानकारी मिल रही है। आज सिविल कोर्ट में हो सकती है आरोपियों की पेशी। सुरक्षा कारणों के चलते वर्चुअली भी पेशी हो सकती है। 6 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक साजिश हत्या के आरोप सीबीआई ने 7 जनवरी को कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जितने भी आरोपी हैं उन्हें आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि पेशी जो है वो वर्चुअली होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से वर्चुअली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में 2 हफ्ते नहीं होगी फिजिकल हियरिंग। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का फैसला सामने आया है। बढ़ते कोविड मामलों के चलते निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि ऑफलाइन भी किया जा सकेगा मुकदमों का दाखिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।